रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, दही, चीनी, नमक, इमली आदि। इसमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का स्वाद कड़वा होता है, कुछ का स्वाद मीठा होता है और कुछ का स्वाद नमकीन होता है। इसमें से कुछ पदार्थ परिवर्तित होते हैं। इस अध्याय में हम इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अम्ल, क्षारक और लवण के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभावों को कैसे उदासीन करते हैं। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती तथा कई और रोचक चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और देखते हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। विचारणीय बिंदु है अम्ल और क्षार प्रकृति में संक्षारक होते हैं। ये मानवीय त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। अन्य ग्रहों पर अम्ल की उपस्थिति शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। अम्ल एसिड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से जुड़ी है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। दही, नींबू, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अम्ल पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। क्षारक में पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा। ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारकी कहलाती है। अम्ल और क्षार के प्रमुख स्रोत में एसिटिक अम्ल का स्रोत सिरका है, फार्मिक अम्ल का स्रोत चींटी का डंक है, सिट्रिक अम्ल का स्रोत खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू आदि है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल में आंवला, खट्टे फल, विटामिन सी। टार्टरिक अम्ल में इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। मेथेनोइक अम्ल में नेटल और चींटी का डंक। क्षारक का नाम कैल्शियम डाइऑक्साइड, स्रोत चूने का जल। अमोनियम डाइऑक्साइड का स्रोत विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में स्रोत है साबुन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत साबुन सिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूचक ये पदार्थ जिसका उपयोग हम पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, सूचक कहलाते हैं। सूचक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के विलयन के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित करते हैं। सूचक प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित एक पौधा है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो इसका रंग बैगनी होता है। गोभी के लाल पत्ते, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जिरेनियम जैसे कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जैसे कई अन्य प्राकृतिक सामग्रियाँ जो उनमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इसमें अम्ल क्षारक सूचक या कभी-कभी केवल सूचक इंडिकेटर कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक हल्दी लिटमस, हिबिस्कस या चाइना रोज की पंखुड़ियाँ, गुड़हल आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। लाइम वाटर, चूने का जल बनाने के लिए जल में थोड़ा चूना मिलाएं, विलयन को हिलाएं और कुछ समय के बाद उसे यथास्थिति में छोड़ दें। अब ऊपर से थोड़ा सा गिरा दें।
जल बनकर तैयार है। लिटमस एक प्राकृतिक संरंजक है। लिटमस सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह विलयन के रूप में यह कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पेपर लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में जाना जाता है। उदासीन विलयन वे विलयन जो लाल या नीले लिटमस रंग नहीं बदलते, उन्हें उदासीन विलयन के रूप में जाना जाता है। ये ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। हल्दी सफ़ेद शर्ट पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है। चाइना रोज गुड़हल सूचक के रूप में अम्लीय घोल को गहरे गुलाबी मैजेंडा रंग में और क्षारीय घोल को हरे रंग में बदल देता है। अम्लीय वर्षा जैसे कि नाम से ज्ञात होता है कि जब वर्षा के जल में अम्ल की अधिकता होती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा के जल के अम्लीय होने का मूल कारण इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्रदूषक के रूप में पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, जल की बूंदों के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अम्लीय वर्षा इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधे और जानवरों को हानि पहुंचा सकती हैं। कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन जैसे कृत्रिम सूचकों का उपयोग अम्ल और क्षारकों के परीक्षण के लिए किया जाता है। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलीन गुलाबी रंग देता है और जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। गंधीय सूचक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। अम्ल या क्षारक के विलयन की प्रबलता कोई अम्ल या क्षारक तनु अथवा सांद्र है, इसका परीक्षण करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं जो कई सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच में पी सूचक है, पुसांग पोटेन जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। पीएच स्केल में आमतौर पर 0 अधिक अम्लीय से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच उतना ही कम होगा। एक उदासीन विलयन का पीएच का मान सदैव 7 होता है, जबकि पीएच स्केल पर 7 से कम मान विलयन की उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि जैसे जैसे पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात विलयन की क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है। आमतौर पर पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो अम्ल अधिक H+ आयन प्रदान करते हैं। इसमें प्रबल अम्लीय स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जो अम्ल कम H+ आयन प्रदान करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल वीक एसिड कहा जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पौधे और जीव मानव शरीर 7.0 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों,
में प्रवाहित होता है तो यह नदी के जल के पीएच मान को कम कर देता है। इस प्रकार ऐसी नदियों को जलीय जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मिट्टी का पीएच पौधों को उनके स्वास्थ्य विकास के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हमारे पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का उत्पादन करता है। यह आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैल्शियम फास्फेट से बनी दांत की सबसे ऊपरी परत जो दंतवल्क कहलाती है, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह में पीएच 5.5 से कम होने पर यह खराब होने लगता है। इसका मुख्य कारण मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा भोजन के उपरांत मुंह के बचे कार्बोहाइड्रेट और खाद्य पदार्थों का न्यूनीकरण करके अम्ल का निर्माण करना है। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करना, जो आमतौर पर क्षारीय प्रकृति का होता है, मुख में अम्ल को उदासीन करता है और दंत क्षय को रोकने में सहायक होता है। जंतुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। उदाहरण के लिए जब मधुमक्खी किसी जीव की त्वचा पर डंक मारती है तो उसके डंक से एक अम्ल निकलता है जो दर्द और जलन पैदा करता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने में राहत मिलती है। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2, जठर रस का लगभग 1.2 पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। रक्त का पीएच 2.2 होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच लगभग 14 होता है। उदासीनीकरण: जब एक अम्लीय विलयन में क्षारकी विलयन अथवा क्षारकी विलयन में अम्लीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, अर्थात दोनों के सम्मिश्रण से निर्मित विलयन न तो उदासीन होगा न ही क्षारीय। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया उत्पाद बनता है जिसे लवण साल्ट कहते हैं। यह उदासीन, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। इस प्रकार अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण और जल के अणुओं का निर्माण होता है। क्षारक प्लस अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस अम्ल, ऊष्मा उत्सर्जन होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O जल। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण: भोजन के पाचन में हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक अम्ल की मात्रा पाचन को बाधित कर सकती है, जिससे अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल का निर्माण करता है और इसमें दर्द और जलन महसूस होती है। इसके उपचार के लिए लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड नामक क्षारक का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक एसिड के प्रभाव को उदासीन कर देता है। विचारणी बिंदु के हमारे आमाशय की कोशिकाएं HCl का निर्माण करती हैं, जिसकी अधिकता से एसिडिटी हो सकती है, लेकिन आमाशय का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए करता है। पाचन में अम्ल की भूमिका के बारे में विचार कीजिए और बताइए कि
बताइए कि एसिडिटी के संदर्भ में जीवन शैली जैसे कि भोजन का समय और प्रकार पाचन तंत्र में इष्टतम स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार सहायक है। चींटी के काटने से त्वचा में अम्लीय तरल फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है। इसे नम बेकिंग सोडा या कैलामाइन घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है लगाकर बेअसर किया जा सकता है। मृदा उपचार। जब मृदा बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो पादप उचित वृद्धि और विकास कर पाने में अक्षम रहते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को अम्लीय बनाता है। जब मिट्टी बहुत अम्लीय होती है तो इसे क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का प्रयोग कर उपचारित किया जाता है। जब मिट्टी क्षारीय होती है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट मिलाया जाता है जो अम्लों को छोड़ती है। इस प्रकार मिट्टी की क्षारीय प्रकृति को बेअसर कर देती है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प प्रदान करती है। नेटल एक साकी पादप है जो जंगलों में उपजता है। नेटल एक साकी पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। कारखाने का अपशिष्ट। कई कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल पाए जाते हैं और इन अपशिष्टों के जल निकायों में प्रवाहित होने से मछलियाँ और अन्य जीव मर सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को उपचारित किया जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हर दिन हम अपने आसपास के कई बदलाव देखते हैं। इन परिवर्तनों में एक से अधिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चीनी का घोल बढ़ाना, दूध से दही जमाना। सामान्यतः ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ के आकार, प्रकृति, रंग, अवस्था जैसे कारणों को उनका भौतिक गुण कहते हैं। ये परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज का एक टुकड़ा काटना। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की पतली पट्टी या रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की राख जल में घोलने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनता है जो एक क्षारक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO
प्लस जल H2O बराबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कॉपर सल्फेट विलयन नीला प्लस आयरन बराबर आयरन सल्फेट विलयन हरा प्लस तांबा भूरा निक्षेप सिरका एसिटिक एसिड प्लस बेसिक बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के जल को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। चूने के जल का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक परीक्षण है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का जल CaOH2 कैल्शियम बराबर कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस जल H2। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए अयस्क से धातु निष्कर्षण दवा प्लास्टिक और डिटर्जेंट रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद हैं। नए उत्पादों के अलावा निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। गर्मी प्रकाश या कोई अन्य विकिरण। उदाहरण के लिए पराबैंगनी निकल सकता है या अवशोषित हो सकता है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। गंध में परिवर्तन हो सकता है या एक नई गंध निकल सकती है। रंग परिवर्तन हो सकता है, कोई नई गैस बन सकती है। सुरक्षा कवच हमारे वायुमंडल में ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन इस विकिरण को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। यदि पराबैंगनी विकिरण को ओजोन द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता तो यह पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता तथा हमें और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता। ओजोन इस विकिरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है। लोहे में जंग लगना लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय तक खुले में रखने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस पदार्थ को जंग रस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया को जंग लगना रस्टिंग कहते हैं। जो जंग लोहा नहीं है, यह उस लोहे से अलग होती है जिस पर यह निक्षेपित होती है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक की बॉडी और कई अन्य सामान बनाने में किया जाता है, इसलिए जंग लगने से होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। वायु में नमी की मात्रा अधिक नम होने पर जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। समुद्र का खारा जल जंग लगने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। इसलिए पेंट किए जाने के बावजूद जहाज़ों को जंग लगने से अत्यधिक हानि होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को इस तरह दर्शाया जा सकता है। लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु में प्लस जल H2O बराबर जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अन्य जानकारी क्या है कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर लगाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। जंग से बचाओ। जंग लगाने से बचाने के लिए नियमित रूप में पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण लोहे पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। घरों में जल के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे के पाइप को जंग लगाने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण समुद्री जल के वाष्पीकरण
वह समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त नमक शुद्ध नहीं होता है। इसमें क्रिस्टल का आकार स्पष्ट रूप में नहीं देखा जा सकता। हालांकि शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयन से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल को उनमें विलयन से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति और स्वरूप में कुछ बदलाव होता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है और इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम से अधिक है। इतने लंबे समय के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। अपनी जंग प्रतिरोधी विशेषता के कारण विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जांच की गई। यह 1600 वर्ष पहले भारत द्वारा धातु प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति का एक प्रतीक है। रासायनिक समीकरण वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन काफ़ी लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा करने का सबसे सरल तरीका इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे शब्द समीकरण में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। अभिकारक रिएक्टेंट वे पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद होता है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें कई बार बाईं ओर LHS लिखा जाता है। उसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है यदि हम शब्दों के बजाय रासायनिक सूत्रों का उपयोग करें। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के जलने की अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। Mg+O2 बराबर MgO2। संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों में मौजूद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए Zn+H2SO4 बराबर ZnSO4+H2। जिंक में अभिकारकों के परमाणु की संख्या LHS में 1 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन में अभिकारकों के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और उत्पाद में 2 है। एस में परमाणु की संख्या अभिकारकों में 1 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 है। O में अभिकारकों में परमाणु की संख्या 4 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में 4 है।
चूँकि तीर के दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2 असंतुलित समीकरण में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूचीबद्ध किया गया है। असंतुलित समीकरण में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या Fe आयरन में अभिकारकों के परमाणु की संख्या 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 है राइट हैंड साइड में। H में हाइड्रोजन में 2 है अभिकारकों के परमाणु की संख्या, और उत्पाद के परमाणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन में अभिकारकों के परमाणु की संख्या 1 है, और उत्पाद में परमाणु की संख्या 4 है। चरण 2। अब हम उस यौगिक को संतुलित करने का प्रयास करेंगे जिसमें परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। सर्वप्रथम यौगिक में उस तत्व का चयन करें जिसमें परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो। इस आधार पर हम यौगिक FeCO4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में 1 H2O अभिकारकों में और उत्पादों में 4 Fe3O4 में संतुलित करने में 1 × 4 और उत्पादों में 4। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बन जाता है Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2O। चरण 3 में अब H परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर दिया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु में प्रारंभ में अभिकारकों में 8 4H2O में और उत्पादों में 2H2O संतुलित करने पर 8 और उत्पादन में 2 × 4। अब समीकरण इस प्रकार बनेगा Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3 प्लस O4 बराबर 4H2। चरण 4 में Fe को आयरन को बराबर करने के लिए आयरन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में 1 Fe3 उत्पादों में 3 Fe3O4 में संतुलित करने में 1 × 3 और उत्पादों में 3। अब समीकरण इस प्रकार बनेगा कि 3 Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। चरण 5 में अंत में अब इस संतुलन समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। यह समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। चरण 6 में रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्था का उल्लेख किया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्था को क्रमशः G1, AQ और S संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। यदि अभिकारकों या उत्पाद जल में विलयन के रूप में उपस्थित होते हैं तब उनमें आगे AQ लिखा जाता है। संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा कि 3FeS प्लस 4H2O G बराबर Fe3O4S प्लस 4H2 G। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए CO G प्लस 2H2G
340 ATM बराबर CH3OHI 6CO2AQ प्लस CH2HI सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में बराबर C6H12O6AQ ग्लूकोज है प्लस C6O2AQ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलते हैं और ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। CaOH प्लस H2O बराबर CaOH2AQ प्लस ऊष्मा। इस पर अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुझे चूने कोयले का दहन CS प्लस O2G बराबर CO2G H2G बराबर और O2G के जल निर्माण 2H2G प्लस O2G बराबर 2H2OL। क्या आप जानते हैं कि बुझे हुए चूने के विलयन का प्रयोग दीवारों पर पुताई के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। इससे दीवारों पर चमक आती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। CaOH2AQ प्लस CO2G कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर CO3S प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट L। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का जलना CH4G प्लस 2O2G बराबर CO2G प्लस 2H2OG। श्वसन में पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए चावल आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। C6H12O6AQ ग्लूकोज प्लस CO2 बराबर 6CO2AQ प्लस 6H2OL प्लस ऊर्जा। विचारने की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हो सकती हैं तथा इस दौरान ऊष्मा ना तो निर्मित होती है ना ही नष्ट होती है। जो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में किस प्रकार की ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा के निकलने का क्या महत्व है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 2FeSO4S ऊष्मा इक्वल टू Fe2O3S प्लस SO2G प्लस SO3G।
फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O को गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्पित हो जाता है और क्रिस्टल का हरा रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर हाइड्रोक्साइड SO2 और सल्फर हाइड्रोक्साइड SO3 में विनियमित हो जाता है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का विलयन कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना या विलय है या क्विक लाइम कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है इसके कई उपयोग हैं, जैसे सीमेंट निर्माण में ऊष्मा के द्वारा की गई विनियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय विनियोजन कहा जाता है। CaCO3 चूना पत्थर ऊष्मा की उपस्थिति में CaO चूना प्लस CO2 बनाते हैं। लेड नाइट्रेट 2PbNO3 ऊष्मा की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड बनाते हैं 2PbO प्लस 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का भूरा धुआं प्लस O2 ऑक्सीजन 2AgCl सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 2AgS प्लस Cl2 बनाते हैं। सफ़ेद सल्फर क्लोराइड सूर्य प्रकाश में धूसर हो जाता है 2AgBr सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Br2 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की उपर्युक्त अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया विनियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu आयरन सल्फेट। लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। इस अभिक्रिया में लोहे द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से दूसरे तत्व कॉपर को विस्थापन या हटा दिया जाता है। Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। Pb प्लस CuCl कॉपर क्लोराइड बराबर PbCl2 प्लस Cu लेड क्लोराइड। जस्ता और सीसा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 प्लस Ba जो कि Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड बराबर CaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। SO4 पावर -2 और Ba पावर 2 प्लस की अभिक्रिया से BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अभिक्रिया से रूप बनने वाला यह अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जिसे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा उत्पाद सोडियम क्लोराइड जो विलयन में ही घुलित अवस्था में उपस्थित रहता है। उपचयन और अपचयन एक अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित हो जाता है जबकि दूसरा उपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को
उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है तो कॉपर पाउडर की सतह पर काले कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है 2CO प्लस O2 ऊष्मा की उपस्थिति में 2COO बनता है। यदि हाइड्रोजन गैस को इस गर्म पदार्थ CuO पर प्रवाहित किया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और तांबा प्राप्त होता है। CuO प्लस H2 ऊष्मा की उपस्थिति में Cu प्लस H2O अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस Cu। इस अभिक्रिया में कार्बन उपचारित होकर Cu बनता है और ZnO उपचारित होकर Zn में परिवर्तित हो जाता है। MnO2 प्लस 2HCl बराबर MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अभिक्रिया में HCl Cl2 से उपचयित होता है तथा MnO और MnCl2 में उपचयित होता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव संक्षारक। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की वस्तुओं को कुछ समय के लिए छोड़ देने पर उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। चांदी में ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारक के अन्य उदाहरण हैं। विकृत गंधिका उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैली तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्लों और क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो ये एक यौगिक का निर्माण करती है जिसे प्रायः लवण और हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस 2NaOH प्लस Zn बराबर Na2H ZnO2 बराबर H2 सोडियम जिंकेट। धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उदाहरण के लिए NaCO3 प्लस 2HCl बराबर 2NaCl प्लस 2 H2O प्लस CO2। HCO3 प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaOH2
OH2 प्लस CO2 चूने का पानी बराबर CO3 श्वेत अवक्षेप प्लस H2O। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर CaCO3 प्लस H2O बराबर CO2 प्लस CO2 बराबर CaHCO3 कोष्ठक क्लोज टू। चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। धातु ऑक्साइड के अम्लों के साथ अभिक्रिया धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच समान प्रतिक्रिया इस प्रकार लिखी जा सकती है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल CuO प्लस 2HCl बराबर CuCl2 प्लस H2O। चूँकि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं जो अम्ल के साथ क्षारक के अभिक्रिया के समान ही है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया एक अधात्विक ऑक्साइड और एक क्षारक के बीच सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अत्यधिक ऑक्साइड प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है। CaOH2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। चूँकि यह क्षारक और अम्ल के साथ अभिक्रिया के समान है इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अम्लों एवं क्षारकों के साथ क्या समानता है? अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर अम्ल है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयनों को अलग कर देते हैं। अम्ल में विद्युत धारा अम्लीय विलयनों में आयनों को माध्यम से प्रवाहित होती है। क्षारक में विद्युत धारा क्षारीय विलयनों आयनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। अम्लों में H प्लस आयन घनायन और ऋणायन के रूप में होती है जैसे कि HCl NHO3 H2SO4 CH3COO- तथा CH3COOH में। चूँकि अम्लों में उपस्थित घनायन H2H+ है इससे पता चलता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं जो उनमें अम्लीय गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्षारकों में OH- आयन पाए जाते हैं। अम्ल में उदाहरण में HCl H2SO4 CHO COOH आदि। क्षारक में उदाहरण में NaOH KOH MgOH2 आदि। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक HCl अणुओं में H+ आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। HCl प्लस H2O बराबर H3O प्लस Cl-। हाइड्रोजन आयन एकाकी रूप में नहीं पाए जाते हैं लेकिन वे जल के अणुओं के साथ उपस्थित होते हैं इसलिए हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के रूप में दर्शाया जाता है। H+ प्लस H2O बराबर H3O प्लस। क्या आप जानते हैं कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार एल्कलाई कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा और प्रकृति से क्षारक होती है। जल में घुले क्षारक हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए NaOH बराबर Na प्लस OH-। हाँ KOH बराबर K प्लस OH- MgOH2 बराबर Mg2 प्लस 2OH-।
अम्ल है। जब जल में अम्ल या क्षारक को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयन में आयनों HO3 H3O H प्लस या OH माइनस की सांद्रता में कमी आती है। ऐसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। लवण समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए NaCl प्लस Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार से संबंधित। इसी तरह की NaCl और KCl क्लोराइड लवण के परिवार से संबंधित है। लवण का pH प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का pH 7 होता है और ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का pH 7 से कम होता है, जो अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का pH 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होते हैं। साधारण नमक में रसायन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया से बनने वाले लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। विश्व में कई हिस्सों में ठोस लवण के भंडार भी पाए जाते हैं। अक्सर अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहा जाता है। विश्व के किसी हिस्से में सूखने के खनिज नमक के भंडार निर्मित हुए थे। खनिज नमक का कोयले की तरह खनन किया जाता है। साधारण नमक रसायनों के लिए कच्चा माल। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विनियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। 2NaCl प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस OH2। विरंजक चूर्ण क्लोरीन सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से बनता है। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण Cl2 का निर्माण शुद्ध बुझे चूने CaOH2 की क्लोरीन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। CaOH2 प्लस Cl2 बराबर CaOHCl प्लस 2H2O। विरंजक चूर्ण के उपयोग कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन कागज निर्माण में, लकड़ी की लुगदी तथा लॉन्ड्री में धुले कपड़ों को ब्लीच करने के लिए प्रयोग कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी-कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 है। इसे कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO प्लस NH3 बराबर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसे खाना पकाने के दौरान गर्म किया जाता है तो इसके निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 बराबर
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलता है जो निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। NaHCO3 प्लस H प्लस आयन किसी अम्ल में बराबर CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ब्रेड या केक में खमीर उठाया जा सकता है। इससे वे नरम और स्पंजी हो जाते हैं। यह एंटासिड में भी एक घटक है। क्षारकीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत प्रदान करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O बराबर Na2CO3 प्लस 10H2O धोने का सोडा का उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स और जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग उद्योगों के लिए सफाई में किया जा सकता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या लवणों की क्रिस्टल वास्तव में शुद्ध होते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो शुद्ध दिखते हैं उनमें क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित होता है। जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो जल निकल जाता है और लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर हम क्रिस्टल को फिर से जल में गीला करते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग पुनः वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जली कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 3H2 जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O बराबर CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट की सामग्री बनाने, सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो अंततः हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वे अम्ल या क्षारक हो सकते हैं। ये पदार्थ ऐसे परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं जो उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बनते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। साथ ही इन पदार्थों के रासायनिक गुण हमारे दैनिक जीवन में
कई तरह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लेटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसे होते हैं जो लाल लेटमस को नीला कर देते हैं। उदासीन वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो विलयन को अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन के अलग अलग रंग दिखाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्षारक अम्ल सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। इनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। लवण अम्ल और क्षारक एक दूसरे में उदासीन करके लवण बनाते हैं जो प्रकृति में अम्लीय और क्षारीय या उदासीन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अपघटन प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती। इन अभिक्रिया में एक पदार्थ अपघटित होकर दो या अधिक पदार्थ प्रदान करता है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व में विस्थापित होता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह आयन का आदान प्रदान होते हैं। अपचयन या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होने पर उपचयन तथा ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होने पर अपचयन होता है।